Hi everyone, I am Tanraj and this is a topic on indifference curve for Unacademy Star 2024 program। शुरू करते हैं अपना टॉपिक इंडिफरेंस कर्व से। इंडिफरेंस कर्व को हम तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र भी कहते हैं। तटस्थता वक्र की शुरुआत कही जाती है प्रोफेसर एजवर्थ द्वारा 1881 1881। इंडिफरेंस कर्व क्या है? तटस्थता वक्र क्या है? तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे अलग अलग संयोगों को दर्शाता है जो हमें समान संतुष्टि के स्तर को बताते हैं। कहा यह जाता है कि एक तटस्थता वक्र के ऊपर जितने भी संयोग बने हों, 1 2 3 4 5 6 कितने भी संयोग बने हों, सभी संयोग हमें समान संतुष्टि का स्तर प्रदान करेंगे। हम चाहे किसी एक संयोग का इस्तेमाल करें या किसी अन्य संयोग का इस्तेमाल करें, हमें उतना ही संतुष्टि का स्तर मिलेगा जितना किसी एक संयोग को इस्तेमाल करने से मिलता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम है। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, x वस्तु और y वस्तु। इन दोनों वस्तुओं के अलग अलग मात्राओं के इस्तेमाल से हमने अलग अलग संयोग बनाए। हमने क्या किया कि जब हमने y वस्तु की मात्रा ली 20 इकाई और x वस्तु की मात्रा ली है 1 इकाई, तो हमें संयोग एक ही प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से हमने इन वस्तुओं की मात्राओं में परिवर्तन किया है, तो हमने y वस्तु की मात्रा घटा करके 15 कर दी और x वस्तु की मात्रा बढ़ा करके 2 कर दी, जिससे हमें मिला है संयोग B। ऐसे ही हमने परिवर्तन करके 3-4 संयोग बनाए हैं, संयोग C और संयोग D। ये अलग अलग संयोग हमें दर्शाते हैं कि हम दो वस्तुओं का कैसे अलग अलग मात्राओं में इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इन सभी संयोगों को जब हम एक रेखा से मिला देते हैं तो हमें इंडिफरेंस कर्व प्राप्त होता है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि तटस्थता वक्र अलग विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 4 संयोगों में से अगर हम एक संयोग का इस्तेमाल करते हैं, संयोग A, तो हमें उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना हमें किसी अन्य संयोग के इस्तेमाल करने से मिलता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो अलग अलग संयोगों का क्या है? बिंदु पथ है। क्यों? हमने अलग अलग संयोगों के बिंदुओं को एक रेखा से मिलाया है, जिससे हमें इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र प्राप्त हो। जब तक हम एक वस्तु की मात्रा को घटाएंगे नहीं, हम अन्य वस्तु की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते। ये हमारा इंडिफरेंस का नियम कहता है। हमने ये भी देखा है कि जब हमारा तटस्थता वक्र कॉन्वेक्स आकृति का बनता है, कॉन्वेक्स आकृति यानी कि ये ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल वाला होता है, बाएं से दाईं ओर, तो हम ये जानते हैं कि दोनों कॉमोडिटी के बीच में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, जिसके बीच में x और y वस्तु के बीच। नेगेटिव रिलेशन ये दर्शाता है कि जब हम एक को बढ़ाते हैं तो हमें दूसरे को घटाना पड़ता है, या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हैं। यहाँ पर भी हमने y को घटाया तब जाके हमारा x बढ़ा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि x को बढ़ाने के लिए हमें y कम करना पड़ा। तो ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जिसलिए हमें ये पता चलता है कि इन दोनों में कैसा संबंध है, इन दोनों में नेगेटिव संबंध है। अब हम पढ़ते हैं मान्यताओं के बारे में। मान्यताएं यानी कि असम्पशन। कोई भी थ्योरी है तो उसकी मान्यताएं उसकी आत्मा होती है। यदि थ्योरी में से मान्यताएं निकाल दी जाए तो थ्योरी बेकार हो जाएगी, विफल हो जाएगी। सबसे पहली मान्यता जो हमारे सामने आती है वो है उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार, यानी कि उपभोक्ता अपने विवेक का इस्तेमाल करके, सोच विचार करके, तर्क करके ये निर्णय ले कि उसे किस वस्तु की कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी है, और अगर त्याग करना है तो किस वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग करना है। उसके बाद आती है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा घटाते हैं तो उसे ही डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसके बाद आता है सकर्मकता, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि यदि हमारा A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा A जो है वो सबसे बड़ा है, यानी कि A C से भी बड़ा है। उसके बाद आता है क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रम का मतलब होता है ऑर्डर। जब हम इन सब चीज़ों को
क्रम में लगाएंगे, ऑर्डर में लगाएंगे कि हमें किस वस्तु का पहले इस्तेमाल करना है, जिससे हमें ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी उसका हम पहले इस्तेमाल करेंगे, जिससे कम मिलेगी उसका बाद में, जिससे और कम मिलेगी उसका और बाद में। तो ये होती है क्रमवाचक दृष्टिकोण। उसके बाद आता है समरूप एवं विभाजनीय वस्तुएं। वस्तुएं एक तरीके की होनी चाहिए, समरूप यानी कि होमोजीनियस होनी चाहिए, विभाजनीय यानी कि डिविजिबिलिटी उनमें होनी चाहिए कि जिससे हम उनका विभाजन कर दें। यदि वस्तुएं समरूप और विभाजनीय नहीं होगी तो हम उनकी मात्राओं में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं तटस्थता मानचित्र के बारे में। तटस्थता मानचित्र क्या है? जब एक मानचित्र के ऊपर, एक मैप के ऊपर हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व उपलब्ध हो तो वो तटस्थता मानचित्र कहलाता है। इसमें छोटी सी बात सिर्फ ये बताई जाती है कि जो तटस्थता वक्र मूल बिंदु से, ओरिजिन पॉइंट से जितना अधिक दूरी पर होगा वो उतनी ही अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। यदि हम देखें इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस कर्व 2 में हम कंपैरिजन करें तो इंडिफरेंस कर्व 2 ओरिजिन पॉइंट से ज़्यादा दूर है तो वो ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा इंडिफरेंस कर्व 1 के मुकाबले। अगर हम इंडिफरेंस कर्व 1, 2 और 3 में कंपैरिजन करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व 3 ज़्यादा दूर है ओरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु से, तो ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अगर हम चारों इंडिफरेंस कर्व में कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व 4 जो है वो मूल बिंदु से सबसे अधिक दूरी पर है, इसीलिए ये सबसे अधिक संतुष्टि के स्तर को बताएगा। तटस्थता मानचित्र में यह आवश्यक नहीं है कि जो इंडिफरेंस कर्व बने हैं अलग अलग एक दूसरे के पैरेलल हों या उन सभी में अंतर समान हो। ठीक, अब हम देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर के बारे में। यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है कि जब एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ेगा। यहाँ पर जो नेगेटिव का ये जो साइन है ये सिर्फ यही दर्शाता है कि x और y के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, अर्थात x वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए y वस्तु की मात्रा को कम करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व ऋणात्मक ढाल का होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव स्लोप होना चाहिए। जब हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे और दूसरे की घटाएंगे तो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे ये नेगेटिव स्लोप ही बनाएंगे हमारे इंडिफरेंस कर्व का। दूसरा हमारी मान्यता है कि इंडिफरेंस कर्व उन्नतोदर होना चाहिए, यानी कि कॉन्वेक्स होना चाहिए। ये जो आकृति है इस आकृति को ही हम उन्नतोदर कहते हैं। तीसरी मान्यता है कि हमारा इंडिफरेंस कर्व धनात्मक ढाल का नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि जब हमारा इंडिफरेंस कर्व धनात्मक ढाल का है, यहाँ पर नीचे से ऊपर जाता हुआ, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर y वस्तु और x वस्तु दोनों की मात्राओं में एक साथ वृद्धि हो रही है। जबकि हमने नियम में ये पढ़ा है कि अगर हमें x वस्तु की मात्रा को बढ़ाना है तो y की मात्रा को कम करना पड़ेगा, या फिर अगर हमें x की मात्रा को घटाना है तो y की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों वस्तुओं की मात्रा एक साथ बढ़ रही है तो इसलिए यहाँ पर हमारा नियम कार्य नहीं करेगा, तो हमारा तटस्थता वक्र धनात्मक ढाल वाला नहीं हो सकता। उसके बाद हम चौथी मान्यता देखते हैं कि हमारा तटस्थता वक्र क्षैतिज नहीं हो सकता। क्षैतिज नहीं हो सकता यानी कि हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे y वस्तु की मात्रा तो स्थिर है और x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, जबकि परिवर्तन दोनों की वस्तुओं की मात्राओं में होना चाहिए विपरीत दिशाओं में। x वस्तु की मात्रा अगर बढ़ानी है तो y की मात्रा घटानी पड़ेगी, x की अगर घटानी है तो y की बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर y वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा तटस्थता वक्र क्षैतिज नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं नंबर 5 विशेषता के बारे में। इंडिफरेंस कर्व लंबवत नहीं हो सकता, यानी कि ये वर्टिकल भी नहीं हो सकता। वर्टिकल ये इसी वजह से नहीं होगा कि x वस्तु की मात्रा स्थिर है और y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, और नियम के अनुसार एक वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करने के लिए अन्य वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी मात्रा को घटाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा अगली विशेषता आती है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काट सकते। इंडिफरेंस कर्व कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु से जितनी दूर होगा वो उतना ही अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रदान करेगा। यदि हम बिंदु ए और बी का कंपैरिजन करते हैं तो बिंदु ए ज़्यादा दूर है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर अधिक संतुष्टि को प्रदान कर रहा है। और यदि हम बिंदु डी और ई का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर बिंदु डी इंडिफरेंस कर्व के ओरिजिन पॉइंट से ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर बिंदु डी यानी कि इंडिफरेंस कर्व
टू ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बता रहा है, तो एक समय पर एक इंडिफरेंस कर्व या तो कम या ज़्यादा संतुष्टि के स्तर को बता सकता है, वह एक समय पे कम और ज़्यादा दोनों संतुष्टि के स्तर को नहीं बता सकता, इसीलिए तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। उसके बाद में आखिरी में हमारी आती है, ये इंडिफरेंस कर्व अक्षांशों को नहीं छू सकते, यानी कि किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकते। अगर इंडिफरेंस कर्व y एक्सिस को टच कर रहा है तो सिर्फ y की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, x की कोई भी मात्रा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और संयोग दो वस्तुओं से मिलकर के बनता है, एक वस्तु से कोई संयोग नहीं बनता है। उसी तरीके से अगर इंडिफरेंस कर्व x एक्सिस को टच करता है तो x की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, y की मात्रा का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ x की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, y का कुछ नहीं इस्तेमाल किया। और वापस से संयोग सिर्फ दो वस्तुओं से बनेगा, एक वस्तु से संयोग कभी नहीं बनेगा। तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।